सबसे पहले आपको यहाँ पूछा हुआ है कि प्रयोजन मूलक हिंदी यानी जिसे इंग्लिश में आप लोग फंक्शनल हिंदी के नाम भी कह सकते हैं, इसका अभिप्राय बताना, इसका मतलब क्या होता है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनके बारे में आपको उद्घाटित करने बोला गया, इनके बारे में वर्णन करने बोला गया सिंपल भाषा में आपको। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जिसे हम लोग फंक्शनल हिंदी कहते हैं, इसका आशय मतलब यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसे हिंदी से जो किसी विशिष्ट उद्देश्य, कार्य, क्षेत्र या परिस्थिति में प्रभावी संप्रेषण के लिए उपयोग की जाती है। जैसे संप्रेषण मतलब हमने जैसे आपको बताया था कि जब आप अपने विचारों को एक व्यक्ति से कईयों व्यक्ति या अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अपने भाव, विचार, बातें जो भी है, तो ये संप्रेषण। लेकिन यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण यानी बेहतर तरीके से संप्रेषण पहुंच सके उसे प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। यानी जब आप किसी स्पेशल केस में, मान लीजिए कोई आपका उद्देश्य है, यानी कोई मोटिव है, कोई वर्क है आपको किस प्रकार का, या किसी परिस्थिति में, ताकि लोगों के पास सही तरीके से प्रभावी रूप से इन्फॉर्म पहुंच सके, उस प्रकार के हम लोग बेसिकली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ जिसे आप समझ सकते हैं। तो अगर हम कहें यह हिंदी केवल साहित्यिक हमारी जो सौंदर्य या कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं, यह जो बेसिकली ये जो प्रयोजन हिंदी है हमारे पास, ये हमारे साहित्यिक सौंदर्य पर तक टिकी हुई नहीं है और ना ही ये हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित है, बल्कि जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में बेसिकली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ना, उन सभी चीजों के उपयोग पर क्या करती है, ये ध्यान देती है। तो सरल शब्दों में अगर हम लोग कहने जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने, सूचनाएं देने, प्राप्त करने, निर्देश देने, संवाद स्थापित करने तथा जो प्रशासनिक हो गए, आपके तकनीकी जीवन में हो गया, व्यावसायिक जीवन हो गया या व्यवहारिक जीवन को, उनको सुचारू बनाने के लिए जो हिंदी इस्तेमाल होती है, वही हमारे पास है प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी अगर आप किसी भी, मान लीजिए, हिंदी का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोई आपका टारगेटेड लक्ष्य है उसके लिए कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको ऑर्डर देना है, या फिर किसी के बीच संवाद मतलब कम्युनिकेशन करना है आपको, और यहाँ पर आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में, आपके व्यावसायिक बिजनेस में या आपके व्यवहारिक जीवन में भी क्या कर सकते हैं, इस हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है सबसे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला इसमें पॉइंट में बताया हुआ आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर भाषा की सरलता, संक्षिप्तता, शुद्धता, उपयुक्त शब्दावली तथा सटीक अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। यानी इसी के अंदर, यानी इसके अंतर्गत आपको भाषा की आपको स्पष्टता मिली, भाषा की क्लियरिटी मिलेगी, संक्षिप्तता शॉर्ट में यानी समरी के रूप में मिलेगा, इसमें शुद्धता मिलेगी, यानी शब्दों में कोई भी गलती नहीं होगी, और जो भी शब्दावली जो यहाँ से उपयुक्त हो सकती है, उन सभी चीजों का सटीक तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल या फिर बल दिया जाता है इस चीज पे। तो जैसे जैसे हमारा समाज बदलते जा रहा है, तो बदलते सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी परिवेश में जो हमारी प्रयोजनमूलक हिंदी है, उसका भी लगातार महत्व है, वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी सरकारी कार्यालय है, कार्यस्थल है, शैक्षणिक जो भी संस्थान है, मीडिया तथा विभिन्न जो भी पैसागत बेसिकली जो क्षेत्र है, वहां पर संचार को यानी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और सरल तरीके से बनाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी के, देखिए जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, कहाँ कहाँ इन सब बेसिक प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेषता यूज होता है, ये बारे में बताने बोला गया। तो सबसे पहला हमारे पास है प्रशासनिक क्षेत्र। तो अगर हम बात करें प्रशासनिक क्षेत्र में, तो सरकारी दफ्तर हो गए, विभाग हो गए, मंत्रालय है, और जो विभिन्न प्रकार के जो औपचारिक कार्यों में, यानी अगर आप कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है। जैसे आप नोटिंग देखते हो, ड्राफ्टिंग, जो भी कार्यालय के मान लीजिए पत्राचार है, कोई भी मेमो जारी किया, मेमोरेंडम जारी किया जा रहा है, कोई अधिसूचना है, कोई रिपोर्ट है, ज्ञापन है, परिपत्र है, परिवेदन है, सॉरी प्रतिवेदन है हमारे पास, इन सभी चीजों में क्या रहता है, वाक्यों तो आपको सरल बनाया जाता है, स्पष्ट रखा जाता है, और मानक हिंदी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यह प्रशासनिक कार्य को बेसिकली क्या करता है, गति प्रदान करता है, और जनता यानी हमारी जनता के साथ बेसिकली संचार को बहुत इजी तरीके से क्या सहज बनाता है। राजभाषा नीति के चलते जो भी हमारी सरकारी तंत्र है, उनमें प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका जो है वो और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुकी है, याद रखिएगा। तो पहला क्षेत्र रहा हमारे पास प्रशासनिक क्षेत्र। दूसरा हमारे पास है व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाता है इसका उपयोग। तो यहाँ बताया हुआ है, जैसे आप बिजनेस, बैंकिंग, मार्केटिंग, बीमा करवा रहे, जो भी वित्तीय संस्थान है तथा व्यापारिक पत्राचार में प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, अनिवार्य है, यानी वहां कंपलसरी है। व्यावसायिक अनुबंध हो गया, आपके जो विवरण हो गया, या फिर अगर रसीद भी दे रहे, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे, विज्ञापन कहते हैं, प्रस्ताव दे रहे, रिपोर्ट कर रहे, ग्राहक सेवा को देखिए, जो भी चीज चाहिए, उन सभी चीजों को सरल और प्रभावी हिंदी की यहाँ पर जो जानकारी है या स्पष्टता है, वो सही तरीके से दी जाती है। बड़े अगर आप व्यापारिक घराने देखिएगा या कंपनी देखिएगा, वहां पर ग्राहक जो हित लिखे रहते हैं, मतलब जो भी उनके कंज्यूमर्स राइट्स लिखे रहते हैं, वो हिंदी संचार की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोई भी चीज रहेगा अगर देखिएगा तो हिंदी पे जरूर यहाँ पर बल दिया जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी में दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र में उपयोग।
अगला अगर हम बात करें तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और जो वैज्ञानिक क्षेत्र है हमारा, जैसे आपको मालूम है विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि और अन्य जितने प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्रों में तकनीकी शब्दावली में माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, यानी अगर आपको क्या करना है सूचनाओं का आदान प्रदान इजी तरीके करना है, तो आप यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे शोध प्रयोग जो प्रेजेंटेशन होते हैं, मैनुअल, प्रयोगशाला, रिपोर्ट आदि सभी को आसानी से अगर आप हिंदी में लिखा हो तो उसे पढ़ के समझ सकते हैं। तकनीकी विषयों को हिंदी में सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो हमारे जन सामान्य है उनकी भागीदारी यहाँ होना बहुत लगातार बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इसे इजी वे में बनाया जा रहा है तो लोग ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है शिक्षा एवं अधिगम क्षेत्र, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम निर्माण हो गया, शिक्षण सामग्री हो गया, प्रश्न पत्र हो गया, परीक्षा निर्देश हो गया, नोट्स हो गया, व्यवहारिक कार्यों में तो देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी होता ही होता है, लेकिन यह विद्यार्थियों को क्या करता है, उनके ज्ञान को सुगमता मतलब इजी से समझने में क्या करता है, सहायता करता है। विशेषकर अगर आप याद करोगे तो जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनमें प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप हिंदी की बुक सीखते होंगे उनमें इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग पढ़ के समझ सकते हैं, तो ये फायदा हमारे पास। अगला हमारे पास है 5वां नंबर पॉइंट है, वो है मीडिया और संचार तंत्र या संचार क्षेत्र। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्टिंग हो गया, एंकरिंग हो गया, इन सभी चीजों में आप क्या करते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका रहती है। यहाँ पर भाषा को देखिए हम लोग संक्षिप्त रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं, प्रभावशाली बनाना होना आवश्यक है, जिससे संचार क्या हो, तुरंत एक जगह से कई लोगों तक या दर्शकों तक क्या कर सके, पहुंच सके। छठा पॉइंट है हमारे पास कि न्यायिक क्षेत्र में बात करें तो देखिए आप देखते होंगे कि न्यायालय के बाद जो निर्णय होते हैं उसके बाद जो वाद पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, अधिनियम जो होता है, कानूनी रिपोर्ट, इन सब चीजों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जिससे कानून को जनता के लिए अधिक यहाँ पर समझने योग्य बनाया जा सके, इस चीज पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे आधुनिक युग की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक क्या है, भाषा शैली है। यह जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो प्रशासन हो, शिक्षा हो, तकनीकी हो, व्यापार हो, न्यायालय हो, और मीडिया को सुचारू रूप में चलाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसमें स्पष्टता, सटीकता और उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति की क्या होती है, पहचान है, मूल पहचान है, जो इस हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें सबसे उपयोगी और प्रभावी बेसिकली भाषा शैली बनाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास प्रयोजन मूलक हिंदी, जो पेपर में पूछा जाएगा। 15 नंबर का ये सवाल आता है तो मिनिमम आपसे बच्चों को 500 से 600 वर्ड इस चीज पे लिख के आना पड़ेगा, तो ही जाके टीचर आपको 500 नंबर प्रेफर करेंगे। सॉरी 500 वर्ड, जो 15 नंबर क्वेश्चन है तो 15 नंबर प्रेफर करेंगे अगर 500 से 600 वर्ड लिख के आते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी सवाल आएगा कि मीडिया लेखन क्या होता है, और वर्तमान में जो मीडिया के सामने जो हम चुनौतियां देख रही है उसे बेसिकली अपने विचार से इसको प्रस्तुत करने बोला गया है। तो क्या होता है मीडिया लेखन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मीडिया लेखन यानी इंग्लिश में कहा जाए तो मीडिया राइटिंग के नाम से आप इसे जान सकते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि मीडिया लेखन यानी मीडिया राइटिंग वह विशेषता बेसिकली क्या है, एक लेखन शैली हमारे पास है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो हमारे समाचार है, विचार है, विश्लेषण है, मनोरंजन है, सूचनाएं हैं और जन भावनाओं को जन संचार माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। यानी मीडिया लेखन बेसिकली वो शैली है जिसके थ्रू हम लोग अपने समाचार के जो विचार, समाचार में विचार, विश्लेषण, मनोरंजन, सूचना या जो भी चीजें बेसिकली वो जन संचार यानी बड़े पैमाने से लोगों तक पहुंचाने काम करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे सबसे फेमस है जो समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, वेब पोर्टल, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें ब्लॉग चलते हैं, यूट्यूब से, डिजिटल और जो ऑनलाइन पेपर्स आते हैं उनमें है। तो एक बड़े समुदाय को ये क्या करता है, सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें उपयोग की जाने जो भाषा होती है वो संक्षिप्त होती है, स्पष्ट होती है, तत्परक होती है, सरल और प्रभावशाली होती है। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि भैया लोगों के पास आज उतना समय नहीं कि भैया 1.5 घंटे तक बैठ के न्यूज देखे, वो कोशिश करते हैं कि आपका जो न्यूज है वो 1.5 मिनट में उनको समझ में आए। इस प्रकार की चीजों को लोग खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला है मीडिया लेखन सामान्य लेखन से कई प्रकार से कह सकते हैं या कई तरीके से क्या होता है हमारे पास भिन्न होता है, यानी अंतर देखा जाता है मीडिया लेखन सामान्य लेखन में। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ भाषा में हम लोग साहित्यिक जो अलंकरण होता है और भावुक अभिव्यक्ति का महत्व जो है वो बढ़ता रहता है। इसमें भाषा की सटीकता है, प्रस्तुति की गति है और जो सूचना की विश्वसनीयता का होता है। मीडिया लेखन की शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो विभिन्न आयु वर्ग हो गया, विभिन्न शिक्षा स्तर हो गया और
अलग अलग क्षेत्रों के लोग आसानी से संदेश को क्या कर सके, पढ़ सके, समझ सके, ऐसा होना चाहिए। अब इसी मीडिया लेखन के अंदर देखिए अनेक रूप शामिल है, जिनमें आप समाचार लेखन, न्यूज राइटिंग देखते हैं, रिपोर्टिंग और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, संपादकीय और कॉलम लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, रेडियो या टीवी का जो स्क्रिप्ट होता है, ऑनलाइन आप लोग जो ब्लॉग्स देखते हो या डिजिटल कंटेंट देखते हो उसके बाद लिखना हो गया, साक्षात्कार इंटरव्यू स्किल्स हो गया, हमारी इंटरव्यू लेखन हो गया हमारे पास, समीक्षा लेखन में फिल्म हो गया, पुस्तक हो गया, कार्यक्रम, ये सभी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो समाचार लेखन में बेसिकली 5 मूल तत्व है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ, पर विशेषकर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। मीडिया लेखन का उद्देश्य केवल क्या सूचना प्रदान करने का काम होता है, बल्कि समाज में साथ साथ जागरूकता बढ़ाना भी होता है, लोकमत का निर्माण भी करना होता है, और जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको सुदृढ़ बनाने का भी यहाँ कार्य करना होता है। तो अगर बात करें आज के जो हमारे संचार युग है, बेसिकली इस संचार प्रधान युग में मीडिया लेखन की जो भूमिका है वो अत्यंत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब बोलिए भैया कैसे हो चुका है, तो वर्तमान के समय देखिए सबसे पहले बात करते हैं भैया जो मीडिया लेखन है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले डिजिटल क्रांति, जैसे अभी जिंजी जनरेशन में आप लोग भी में से बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द तो वो काउंट होंगे हमारे पास। तो डिजिटल क्रांति में जहां मीडिया को अत्यधिक सक्षम बनाया है, मीडिया को बहुत ज्यादा वहीं पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना पड़ा है। जैसे मीडिया की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा गया, नैतिकता का बात किया जाता है, गुणवत्ता, इन सब चीजों के कारण इस पर क्या लगता है, प्रभाव डलने देखने मिलता है। जैसे सबसे पहला आजकल एआई है, जिसमें फेक न्यूज और गलत सूचना का बढ़ता खतरा। जैसे वर्तमान में अभी जिससे मैं सूचना बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपसे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आपसे बच्चों कुछ दिन आपने हाईलाइट सुना होगा कि जो अभिनेता है धर्मेंद्र जी, उनका निधन हो गया, जबकि वास्तविकता में वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया वालों ने या फिर कह सकते कुछ लोगों ने बेसिकली फेक न्यूज फैलाया, और उनके परिवारजनों को इससे बहुत ज्यादा दुख प्रकट हुआ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है अगर आप उसे मार दीजिएगा तो उनको कैसा महसूस होगा, सोचिए। ठीक है, तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं। इसलिए सोशल मीडिया के प्रसार ने बेसिकली क्या किया, फेक न्यूज की समस्या को अत्यधिक यहाँ पर बढ़ा दिया, और बिना सोर्स का आइडेंटिफाई किए कोई भी अगर आप वीडियो, फोटो या खबरें वायरल हो जाती है, तो इनमें कभी कभी क्या होता है, देखिए जो भावनाएं रहती है लोगों की वो भड़क सकती है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई पार्टी फायदा लेने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है, और फेक न्यूज के सामाजिक में आप देखते होंगे भ्रम, तनाव और जो अविश्वास वो लगातार बढ़ते चला जाता है। मीडिया संस्थानों के लिए क्या करना है, एक फास्ट फैक्ट चेकिंग करना एक बड़ी चुनौती बन गई है कि भैया ये ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है या नहीं, एक ग्राउंड लेवल पे जाके कोई चीज को पता करना ही बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, अगला है निष्पक्षता और विश्वसनीयता का संकट। जैसे मीडिया का तो अधिक असर है कि भैया आपको एक निष्पक्ष रहना है, मतलब किसी के साथ नहीं है, और संतुलन बनाए रखना है, यानी जानकारी के हिसाब से भैया संतुलन। लेकिन वर्तमान जो समय में मीडिया संस्था हम देखते होंगे, जो भी वर्तमान पार्टी चाहे किसी के भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप केंद्र की बात करो, राज्य की बात करो, तो जिसका रहता है सरकार उसी के पक्ष में काम करता है। इससे दर्शकों का जो भरोसा कमजोर होता चला जाता है, और मीडिया की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो पेड न्यूज आप देखते होंगे, या मोस्ट ऑफ द जो न्यूज देखते हैं आजकल यूट्यूब पे अगर आप न्यूज देखते होंगे, तो सबके सब पेड प्रमोशन रहता है, मतलब आपने उनसे कॉन्टेक्ट किया हुआ, आप पेड पैसा दे रहे हो, उसके बदले वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, ये काम होता है, किसी खराब बोल रहा है ऐसा भी चल सकता है यहाँ। अगला है टीआरपी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। मतलब टीआरपी तो आप देखते हो कि भैया इसका न्यूज का हाइप इतना है। टीआरपी, क्लिक और व्यूज की दौड़ में समाचार पत्रों की जो गुणवत्ता है वो लगातार प्रभावित है। तेजी से दर्शक आकर्षित करने के लिए मीडिया कई क्या सनसनीखेज, आज की ताजा खबर देखिए, विवादित बयान दिया, कोई ना कोई बहस करवा दिया, कोई नकारात्मक खबर फैला दिया, जिससे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है। तो जनहित हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर उपेक्षित रह जाते हैं। सोशल मीडिया का तेज प्रभाव चौथा पॉइंट है हमारे पास, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी संपादकीय मानक की सूचना साझा कर सकता है। मतलब अगर आपको नॉलेज भी नहीं है भैया, आप सूचना साझा कर सकते हो। ऐसे में जो पहले से मीडिया चल रहा था उस पर जो भरोसा था वो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया खबरों का स्रोत बन जाता है, जबकि इसकी जानकारी सत्यापित। जैसे आजकल किसी ऑनलाइन भैया किसी को भी न्यूज देना है तो ट्विटर खोलेगा, ट्विटर से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, आपको पड़ेगा यहाँ पर ट्विटर इस आदमी से जानकारी मिली, भाई वो आदमी सही है, फैक्ट चेक किए बिना आप कैसे करें बता सकते हो। इसलिए ये सब चुनौती देखना पड़ता है। फिर है पत्रकारों की सुरक्षा। जैसे कि कई पत्रकार जो रहते हैं वो संवेदनशील जब मुद्दे उठाते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, तो कई बार उन पे हमले होते हैं, धमकी दिया जाता है, राजनीति बहुत प्रकार के साइबर ट्रोलिंग सामना होगा। लेकिन कई क्षेत्रों में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो पाता है। जैसे पत्रकार है बेसिकली, उनकी सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न बन चुका है। अगला है उनके नैतिक पत्रकारिता का यहाँ पर संकट। जैसे आज मीडिया में आप देखियो क्लिकबेट शीर्षक, ऐसा टाइटल लगाया जाएगा जैसे लोग जानबूझ के देखे उस चीज को। तो निजी जीवन दखल, अतिशयोक्ति होना, अप्रमाणित बयान देना और उत्तेजक पैनल चर्चाएं आम होती जा रही है। कई बार समाचार की जगह मनोरंजन और विवाद को क्या प्राथमिकता दी जाती है। इससे मीडिया की जो नैतिकता है वो कमजोर होती है और समाज में गलत संदेश जा रहा है हमारे पास। ठीक है,
अगला है सूचना की अधिकता, यानी जब आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दोगे हमारे पास तो क्या होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में दर्शक और मीडिया दोनों बेसिकली क्या होते हैं, अनगिनत सूचना चला रहे जो काम करनी है, जिससे सैकड़ों चैनल वेबसाइट प्लेटफॉर्म के बीच में एक वास्तविक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक घटनाओं का छांटना बड़ा चुनौती होता चला जा रहा है। अगला है तकनीकी जो भी परिवर्तन है, जैसे डिजिटल मीडिया, डेटा पत्रकारिता, मोबाइल रिपोर्टिंग, एआई हो गया, आधारित कंटेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मल्टीमीडिया कौशल, बहुत सारी चीज़ अब आवश्यक हो गए। कई पत्रकारों के लिए तो इन बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो उस समय नहीं था। तकनीकी को निपुणता बनाने के लिए मीडिया में टिकना आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो अगर हम बात करें मीडिया लेखन के बारे में, तो मीडिया लेखन हमारे पास हमारे समाज का दर्पण है और लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, ठीक है। लेकिन यह मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला था, ये मेरे हिसाब से बिकला, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो मुझे लगता है मेरे नजरिए से कि भाई ये लोग जो मोस्ट ऑफ द चीजें डालते हैं, अगर आप अखबारों नोटिस करोगे, वो पेड प्रमोशन होता है और बहुत सारा चीज गलत रहता है। ये हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, चाहे वो फेक न्यूज हो, राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार हो, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हो, तकनीकी जो है बहुत सारी चीज सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जनहित को यहाँ सर पर रखिए कि भैया जनता के लिए काम करना है, आपको किसी नेता के लिए काम नहीं करना है। तभी ये मीडिया लेखन अपनी वास्तव निभा सकेगा और समाज को एक सही दिशा निर्देश पे आगे ले जा सकेगा, ये इसका काम रह पाएगा। तो ये दो उस पर निबंध लिखने बोला, यानी आपसे ही बच्चों का लोकतंत्र में क्या भूमिका है इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के बारे में बात करें तो किसी भी देश का भविष्य हम लोग जानते हैं, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत तो एक कोई भी देश हो विश्व का, ठीक है, वो सभी के सभी युवाओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि युवा केवल एक जनसंख्या नहीं है कि आप उसे नाम मात्र काउंट कर सकते हैं, बल्कि उनमें ऊर्जा, उत्साह, नवाचार, साहस और परिवर्तन लाने की एक अपार संभावना कि वो धनी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी खासियत है आप सभी बच्चों युवाओं में। लोकतंत्र की सफलता इसी चीज़ पर आधारित होती है कि नागरिक जो है, यानी आप सही बच्चे कितने ज़्यादा जागरूक हैं, जिम्मेदार है और साथ ही साथ यहाँ पर सक्रिय है, जिस वजह से लोकतंत्र यहाँ पर हमारे पास सफल हो सकता है। ये कुछ कारण है और इस संदर्भ में युवा जो है सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, यानी आप सभी बच्चे ही क्या है अहम भूमिका निभाने में कारक बनते हैं। तो लोकतंत्र जो है जनता द्वारा, आप जानते हैं जनता के लिए, जनता का शासन होता है और युवाओं के बिना यह जो व्यवस्था है वो पूरी पूरी अधूरी रह जाती है। इसलिए अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक समाज में युवाओं की जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गतिशील है और निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि बिना आप सभी युवाओं के ये लोकतंत्र नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बहुत ही बेहतरीन होती है। यहाँ पर अगर बात करें पहले पॉइंट में रूप में लिखना चाहे तो राजनीतिक जागरूकता का विकास, यानी अगर हम कहें लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारी देखिए जो नागरिक राजनीतिक रूप में जागरूक है या नहीं, यानी जो सिटीजन्स हमारे भारत के वो जागरूक है यानी अवेयर है नहीं। युवा शिक्षित होते हैं तो कई नई जानकारी को शीघ्रता से वो ग्रहण कर सकते हैं और जो भी विभिन्न सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं उनको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, प्लस उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है इसके बारे में स्पष्टता रखते हैं। वे शासन, नीति, अधिकार, कर्तव्यों पर क्या करते हैं, गहरी समझ विकसित कर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, शिक्षा ने युवाओं को न केवल बेसिकली सूचित किया है बल्कि उनके अंदर देखिए इस प्रकार का राजनीतिक विमर्श को यहाँ सक्रिय किया है ताकि वो लोग भी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास राजनीतिक कह सकते हैं यहाँ पर उनका ये भागीदार बन सकते हैं, ठीक है, ये बनाया गया उन्हें। अगला है मतदान में सक्रिय भागीदारी, यानी जो वोटिंग होता है उनमें उनका सक्रिय भागीदारी रहता है। जैसे बताया हुआ है मतदान लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। यदि युवा मतदान के प्रति उदासीन रहे, मतलब न्यूट्रल रहे, तो लोकतंत्र में यहाँ तक कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वोट देंगे, चाहे वो जिनको देना, नहीं भी देना, नोटा वाला ऑप्शन तो देना चाहिए। युवाओं की एक बड़ी संख्या आज भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचती कहीं ना कहीं, लेकिन जब युवा मतदान में सक्रिय दिखाते हैं तब वे ईमानदार जो विकासोन्मुख जो लोग हैं या पारदर्शी नेतृत्व को सबसे ज़्यादा चुने जाने का मौका देते हैं। युवा मतदाता देश में सकारात्मक राजनीतिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर बन सकते हैं हमारे पास। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं। युवा जो है बेसिकली हमारे पास समाज में एक नई सोच और परिवर्तन का आधार बनते हैं, यानी युवा वर्ग हमारे पास है, समाज में एक नई सोच और परिवर्तन लेकर आते हैं। जाति, धर्म हो, ऊंच नीच हो और जो भेदभाव है उनकी दीवारों को तोड़ने में युवा जो है वो अग्रणी यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। स्वच्छता अभियान हो,
रक्तदान हो, पर्यावरण संरक्षण हो, नशा मुक्ति हो, डिजिटल साक्षरता हो, महिला सुरक्षा, जैसे कई यहाँ पर अगर जो सामाजिक गति है उनमें युवा जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं और उनका यही योगदान लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मानवीय और एक प्रगतिशील बनाने का कार्य करता है हमारे पास। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारे पास है जिनमें तकनीकी और जो नवाचार के माध्यम से जो युवा को योगदान है उसके बारे में बताया गया है कि आज का जो लोकतंत्र है हमारे पास वो तकनीकी युग है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से कार्य। तो ई गवर्नेंस, डिजिटल वोटिंग, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन पारदर्शिता, सूचना का अधिकार आदि कई क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी समझ जो है वो बेहतर है। कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों को यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ है वो बेहतर ही समझ आती है। स्टार्टअप संस्कृति जैसे देखते हैं हम लोग, नवाचार है, ऐप डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल अभियान हो गया, उसमें युवा ही आगे बढ़ रहा है, जिससे जो शासन व्यवस्था में क्या हो सके, एक पारदर्शिता आ सके और लोगों की दक्षता बढ़ती रहे। तकनीकी रूप से देखिए जो भी सक्षम युवा है वो लोकतंत्र को आधुनिक मॉडर्नाइजेशन और सशक्त बनाने का यहाँ पर कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे प्रभावशाली आवाज होते हैं। युवाओं के से जुड़े हुए बेसिकली सब, अगर भ्रष्टाचार रोका जाए तो युवा ही रोक सकते हैं। उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की साहस और सत्य की स्थापना का यहाँ पर उत्साह देखा जाता है। वे सोशल मीडिया हो, चाहे मंच हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार, जो भी समाज में अनियमितता दिखी जा रही किसी भी फील्ड में, और गलत नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार कर सकते हैं, मतलब एक बड़े पैमाने लोग तैयार कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसमें क्या हो सके, पारदर्शिता हो और जवाबदेही, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सुनिश्चित करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करते हैं हमारे पास। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारे पास है जिनमें है नेतृत्व, विकास और राजनीति में भागीदारी। जैसे युवाओं को केवल मतदान या आंदोलन तक हम सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं, वो देखिए जिनका एक्सपीरियंस होता है किन्हीं का 50 साल 52 साल तब उनको मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भी बेसिकली राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल कर लेना चाहिए। युवा जब प्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे तो कोई नई सोच होगी, ऊर्जा होगी, नया दृष्टिकोण होगा और नई नई समस्याओं, जो सामाजिक समस्या उनको सुलझाने का अपने तरीके से क्या समाधान हो सकता है ये बता सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर संसद तक हर स्तर पर युवा जो है वो नेतृत्व लोकतंत्र को क्या कर रहा है, सशक्त बना रहा है। ऐसा जो नहीं कि भैया हमारे जो नेता होंगे वो 10वीं पास ही या 10वीं फेल ही होना चाहिए। भैया हमें एजुकेटेड कह सकते हैं यहाँ नेता भी तो चाहिए हमारे पास है। ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारे पास है राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को यहाँ पर मजबूत करना। जैसे देखिए युवा जो है वो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर जो विभाजन की राजनीति हम लोग देखते हैं, बेसिकली चाहे किसी भी कहीं पर वोटिंग दिखते हो तो इस चीज पे धर्म, भाषा आधार पे यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज का युवा वर्ग जो है हमारे पास वो विरोध कर सकते हैं। उनकी नई पीढ़ी आधुनिक विचारों प्रेरित है, जहां पर एकता हो, समानता हो और भाईचारे के मूल्यों को आगे बढ़ाती है। राष्ट्रीय एकता लोकतंत्र की रीढ़ होती है कि भैया सभी लोग मिलकर रहेंगे, वो कर दिए, लेकिन किसी एक वर्ग को नहीं, सभी को मिलकर रहना। आप किसी भी विशेष वर्ग से ये जरूरी नहीं, आप समाज में रह रहे हैं तो आपके नजर में सभी लोग बराबर है। जैसे हमारे भारत का कानून कहता है कि भैया सभी लोग बराबर है, तो आप भी यहाँ सभी लोगों को यहाँ पर एकजुट मिलकर रहिएगा, तो रीढ़ का हड्डी ज्यादा मजबूत हो पाएगा और जिसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं इस एसे को, तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर हमारे पास कि लोकतंत्र को जीवंत, सक्रिय और समृद्ध बनाने में युवाओं की जो भूमिका है वो केंद्रीय है। ठीक है, उनका उत्साह, रचनात्मक, तकनीकी जो दक्षता दिखी जाती है, सामाजिक जागरूकता होगी और सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता देखने को मिलती है वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। यदि युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने जो भी कर्तव्य उनको अगर गंभीरता से निभाने, जैसे आपसे बच्चे क्या करते हैं, भाई सब कुछ सही है, आप चलाओ इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो चलाना चाहो, लेकिन पढ़ाई में भी तो थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा यहाँ पर तो सक्रिय रूप से अगर आप सही रहें, मतदान भी करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे और समाज में देखिए जो भी सकारात्मक चीजें हो रही है उनके लिए प्रयासरत रहे। जैसे उम्मीद कोशिश करें, जैसे मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि जितना हो सके आप सही बच्चों को जो भी जिस भी फील्ड में हो सके उतना ज्यादा हेल्प कर सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई समाज में एक व्यक्ति से परिवर्तन शायद ही आ सकता है, तो मेरी कोशिश रहेगी और कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को भी इसी राह पे ले जाने का। ठीक है, तो राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों ही देखिए युवाओं के हाथों में रहता है, इसलिए युवा को ही लोकतंत्र के सच्चे निर्माता और संरक्षक कहा गया है। तो इस प्रकार आप अपने इस एसे को यहाँ पर इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं और ये एसे यानी निबंध जो रहेगा वो 15 मार्क्स में पेपर में पूछा जाएगा आप सभी बच्चों को, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से ये सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास है कि पत्र लेखन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने बोला गया कि पत्र लेखन क्या है भैया और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले बताइए।
तो पत्र लेखन संचार का एक पारंपरिक, जैसे पहले पत्र लिखा जाता था भैया, ये पारंपरिक मतलब खानदानी कह सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन आजकल डिजिटल युग में संदेश भेजने के लिए ये साधन उपलब्ध तो है, लेकिन फिर भी पत्र का महत्व तो बहुत कम ही हो गया। केवल आप सूचना ही नहीं देता पत्र, बल्कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी औपचारिक और जो सामाजिक संबंध है, उनको भी मजबूती यहाँ बनाता है। यहाँ पर हमारे पास पत्र लेखन, तो पत्र लेखन को सामान्य रूप से दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आवश्यकता और उपयोग के आधार पर इनके कई प्रकार भी हो सकते हैं। जैसा देखिए आपका यूटिलाइज हो, जैसी आपकी जरूरत हो, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पत्र लेखन को यहाँ पर भागों में बांट सकते हैं। यानी पत्र लेखन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने मन के विचारों को पहुंचा सकते हैं, और इसके कई विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का जरूरत है। ठीक है, इसी आधार पर देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पत्र लेखन के जो मुख्य टाइप होते हैं वो दो तरह के चल सकते हैं। एक होता है, आप लोग जानते भी पढ़ेंगे, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में आपको मालूम है कि भैया कोई अधिकारी उधर के लिख रहे हैं तो फॉर्मल काम आएगा, नॉर्मली घर वाले लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल काम आता है हमारे पास। तो ये इसके अलावा भी देखिए व्यापारिक पत्र है, आवेदन पत्र है, संपादक को पत्र है, शिकायत पत्र है, धन्यवाद पत्र है, आमंत्रण पत्र, अनुशंसा पत्र, इतने प्रकार की है। लेकिन मूलतः सभी बेसिकली दो ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं औपचारिक पत्र किसे कहेंगे, यानी फॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है। तो औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय, अधिकारी, संगठन या फिर व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें भाषा शैली और संरचना का विशेष यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि लिखने से पहले इसे बहुत तरीके से चेक किया जाता है। औपचारिक पत्र की देखिए कुछ विशेषताएं। पहला, इनमें स्ट्रक्चर का यानी संरचना का पालन किया जाता है। जैसे आपको इसमें प्रेषक का पता, तिथि, प्रापक का पता, विषय, संबोधन, मुख्य भाग, समापन और हस्ताक्षर सभी को एक निश्चित क्रम में एक सीरियल वाइज ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, इसलिए इसका संरचना का पालन करना बेहद जरूरी है। दूसरा, इस टाइप के लेटर में यानी फॉर्मल लेटर में आपको स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए वो अत्यंत यहाँ स्पष्ट हो, तथ्यपरक हो, यानी तथ्यों की सही जानकारी होनी चाहिए, सही होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे अनावश्यक जो भी विवरण है वो यहाँ पर बच सके। यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ये शिष्ट और औपचारिक भाषा, यानी आपको अपने शब्दावली में विनम्र शब्दावली इस्तेमाल करना है, जैसे कृपया, निवेदन, प्रार्थना, जो भी आपको लगता है कि इस पर निवेदन मतलब बेसिकली आपको विनम्र स्वभाव रखना, उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। चौथा है तथ्य और उद्देश्य का स्पष्ट। अगर आप मान लीजिए कोई पत्र लिख रहे हैं इस प्रकार का, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या, शीघ्र और स्पष्ट रूप से क्या है सामने रख देना चाहिए, ताकि जो प्रापक रहे बेसिक तुरंत उस चीज को पढ़ सके और उसके हिसाब से कार्यों को कर सके। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत भावनाओं का अभाव। देखिए औपचारिक पत्रों में क्या होता है, आप अपनी भावनाएं, व्यक्तिगत बातें, ये जो अनावश्यक भावुकता है वो शामिल कभी नहीं कर सकते। आपको जो भी काम है टू द पॉइंट आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है व्यावसायिकता का पालन, यानी व्यापारिक या सरकारी कार्यों में औपचारिक और नियमों का पालन क्या है अत्यंत यहाँ पर आवश्यक रहता है। छठा पॉइंट, अब इस औपचारिक पत्र के मुख्य प्रकार है, जिनमें पहला अगर बात करें नौकरी के लिए हो सकता है, प्रधानाचार्य या अधिकारी को पत्र हो गया, शिकायत पत्र हो गया, सूचना के लिए संपादक को, व्यापारिक या फिर हो सकता है, इसको आप कैटेगरी रख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, तो आप जानते ही जब अपने मित्र, परिवार से, रिश्तेदार, परिचित को लिखिएगा, इसमें भाषा सरल, आत्मीय, मतलब आपकी आत्मा जुड़ी और सहज होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके देखिए कुछ विशेषताएं। पहला, सहज और आत्मीय भाषा होनी चाहिए। इसमें औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से आपकी भाषा, पारिवारिक भाषा और दोस्ताना हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है हमारे पास भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया गया, जिसमें प्रेम, स्नेह, चिंता, शुभकामनाएं, विनोद, सभी प्रकार के यहाँ भावनाओं को आप खुलकर क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है संरचना में लचीलापन। देखिए अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, वहाँ अनौपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र जैसी जो कड़ी संरचना होती है ऐसा जरूरी नहीं है। आप पता, तिथि, संबोधन, अंत में शुभकामनाएं लिखना है आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा कर सकती है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, इसमें विस्तृत लेखन गुंजाइश। आप जब भी किसी को पत्र लिखिएगा, जैसे फॉर्मल में इतना तो लॉन्ग पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मित्र परिजन लिख रहे हैं तो जो भी घटना है, अनुभव है, सलाह है, शुभकामनाएं, जो भी लगता है आपको उन्हें विचार व्यक्त लिखना चाहिए, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। व्यक्तित्व और शैली प्रतिबिंबित होती है। पत्र लेखक की देखिए जो व्यक्तिगत शैली होनी चाहिए, विचार और व्यक्तित्व हो जाना चाहिए, वो सहज रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। अनौपचारिक पत्र के देखिए कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें मित्र को पत्र, माता पिता को पत्र, भाई बहन को पत्र,
रिश्तेदारों को बेसिकली शुभकामना पत्र, धन्यवाद और बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र। अगर हम बात करें अन्य कई प्रकार के, आजकल देखिए पत्र तो बंद हो चुका है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, चलता है लेकिन बहुत कम हो गया। आजकल डिजिटल युग में रह रहे, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि भैया कई तरीके से हम लोग मैसेज को या फिर इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, जिनमें पहला हमारे पास है ईमेल। आपको जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या है, आप संक्षिप्त और त्वरित रूप से लिख सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं इसके अंतर्गत। इसमें विषय, अभिवादन और सटीक भाषा आवश्यक होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है व्यावसायिक पत्र, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, जिनमें कंपनी है, आपके बैंक है, व्यापारिक संगठन उपयोग होता है। आदेश, प्राप्ति, प्रस्ताव, बिल, शिकायत आदि सभी सम्मिलित होती है। तीसरा निमंत्रण पत्र, इनमें विवाह, उत्सव, कार्यक्रम आदि के निमंत्रण शामिल होते हैं। संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पत्र लेखन क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारे पास कौशल होता है, जो व्यक्ति की भाषा क्षमता, विचार प्रस्तुति और संप्रेषण कौशल को दर्शाने का यहाँ पर कार्य करता है। यह पत्र हमने पढ़ लिया, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, लेकिन कई उप प्रकार भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। औपचारिक पत्र संरक्षित, संक्षिप्त और शिष्ट होने चाहिए। अनौपचारिक पत्र में आपकी भावनाएं सहज और व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। आधुनिक समय में ईमेल और जो व्यावसायिक पत्र है उनका उपयोग बढ़ा है, फिर भी कहीं ना कहीं जो पत्र लेखन है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना पहले था, और इसका उपयोग आज भी कहीं हमारे जो भाई बहन बेसिकली जो बॉर्डर पे रह रहे हैं हमारे देश के जवान, हम उनको भेजने के लिए हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी भावनाएं बताने, तो भावना बताने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा, वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये था हमारे वाले ज्ञापन, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में मेमोरेंडम कहते हैं, शॉर्ट में मेमो भी कहते हैं। तो इनके जो प्रकार होते हैं, और बेसिकली बताना कि कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना भी देना है, मतलब जो ऑफिशियल बेसिकली कह सकते हैं, जो ऑफिस के टाइप से जो मेमोरेंडम जारी होता है उसका एक एग्जांपल देके बताना कि भैया कैसा होता है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले क्या होता है ज्ञापन यानी मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम एक संक्षिप्त, स्पष्ट और औपचारिक लिखित संदेश होता है। मतलब एक कहा जाए तो शॉर्ट वे में जानकारी देने का एक फॉर्मल तरीके से संदेश होता है, जिसका उपयोग करके कोई संस्था, कार्यालय, विभाग या संगठन के भीतर क्या करता है, सूचनाएं देने या आदेश जारी करने या निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। कि मान लीजिए कोई काम है, याद दिलाना है, जैसे आप कभी ना कभी देखते होंगे यूनिवर्सिटी भी जारी करता है, कोई अखबारों में जानकारी जारी होता है, ये सब के सब क्या है भाई, मेमोरेंडम है बेसिकली, जहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है, नियम, जो भी नियम है, निर्देश है, उनको प्रसारित करने के लिए ये काम किया जाता है। यानी मेमोरेंडम बेसिकली संक्षिप्त रूप से या स्पष्ट रूप से औपचारिक लिखित संदेश होता है, जिसका उपयोग किसी संस्था, कार्यालय, विभाग या संगठन के भीतर सूचना देना, आदेश जारी करना, ये सभी चीजें यहाँ पर शामिल होता है। मतलब मेमोरेंडम समझ लो हमारे पास एक टाइप का ऑफिशियल लेटर है जो जारी किया जाता है संस्था के द्वारा, जहां पर कोई काम है, करना है, आपको जानकारी देना है, आपके जानकारी बताना है, सभी चीजें यहाँ पर शामिल होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बात करें तो यह पत्र लेखन से अधिक संक्षिप्त हो, जैसे हम पत्र लेखन जानकारी देते हैं, ये उससे भी यहाँ संक्षिप्त होता है। असामान्यतः एक ही संगठन के कर्मचारी या अधिकारियों के बीच में यूज होता है, मतलब जिस सेक्टर का भी उसी सेक्टर पे काम करे, उसके अलावा नहीं जाने वाला है। तो ज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, तो ज्ञापन का उद्देश्य सूचनाओं को औपचारिक रूप से दर्ज कर लेना, पहले कि सूचना को ऑफिशियल रूप से क्या करना है, दर्ज करना है। निर्णय को क्या करना है, लिखित रूप से यहाँ पर प्रसारित करना है, यानी जो भी निर्णय है उसको बताना है। निर्देश या आदेश को यहाँ पर देना होता है। किसी विषय पर जो तथ्यात्मक जानकारी है, मतलब जो फैक्चुअल डेटा है, उसको यहाँ पर उपलब्ध कराना है। जो भी संवाद हुए उनको सुगम और प्रामाणिक रूप से यहाँ पर बनाने का कार्य करता है। तो ज्ञापन में देखिए जो भाषा होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए और अभिव्यक्ति सीधी होती है। इसमें जो भी अनावश्यक विस्तार या भी जो हम लोग भावुकता भी इसे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती, ये बात का ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करें ज्ञापन के जो प्रकार होते हैं, उनमें बहुत से हैं। तो सबसे पहला है सूचना संबंधी ज्ञापन, जिसे हम इन्फॉर्मेटिव मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है कि इसका प्रयोग किसी सूचना, नियम, कार्यक्रम, बैठक, बदलाव हो गया या कार्यालय कोई व्यवस्था है, इसके बारे में कर्मचारी को मान ली बताना है कि भैया कर्मचारी लोगों को बोलना है कि भैया सूचना है, कोई ऑर्डर है, कोई बैठक होने वाला, इसके बारे में जो जानकारी जारी की जाती है, ये सबके साथ सूचना संबंधी ज्ञापन जारी होते हैं। जैसे बैठक के समय क्या होगा, छुट्टी के संबंध नियम क्या होगा, नया व्यवस्था लागू होने वाला, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती है। दूसरा है आदेशात्मक ज्ञापन, मतलब डायरेक्टिव और ऑर्डर मेमोरेंडम। इसमें देखिए उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ को अभी अपने निर्देश को किसी कार्य के लिए निर्देश या फिर जब आदेश देते हैं, मतलब ऑर्डर होगा, सिंपल सी बात है, काम करना भी है, उसको कहा जाता है हमारे पास। जैसे निर्देश देना कि अभिलेख समय पर जमा करे, कोई टाइम पर जमा करने बोला गया, किसी कर्मचारी को किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपना, इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है,
फिर अगला बताया हुआ है चेतावनी या फिर अनुशासनात्मक ज्ञापन। देखिए आप देखते होंगे कि सरकार द्वारा कभी चेतावनी आएगी कि इस जगह के रोड को खाली किया जाए, इस जगह का रोड को क्लियर कर दिया जाए, यहाँ से दुकान हटा दीजिए, ये सब शामिल होता है। जब किसी कर्मचारी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो इस प्रकार को भी रखा जाता है, या कार्य में लापरवाही करता है तो उसके चेतावनी स्वपन जो होता है वो ज्ञापन जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारी को अपने आचरण में सुधार हेतु क्या करना, सजग बनाना कार्य होता है। फिर अनुस्मारक ज्ञापन मतलब रिमाइंडर बेसिक मेमोरेंडम। इसमें क्या होता है, जब किसी अधिकारी कर्मचारी को पूर्व में जो भी दिशा या कार्य बताया गया था वह समाप्त होने वाला और समय पर कार्य पूरा ना किया गया तो उसे याद दिलाने के लिए जो ज्ञापन जारी होता है उसे कहते हैं अनुस्मारक ज्ञापन नाम। जैसे रिपोर्ट जमा करने का अनुस्मारक होता है हमारे पास, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है स्पष्टीकरण हेतु ज्ञापन यानी क्लियरिफिकेशन मेमोरेंडम। जब किसी विषय पर अस्पष्टता हो मतलब क्लैरिटी ना हो, या किसी मुद्दे पर कर्मचारियों में क्या हो, स्पष्टीकरण मांगना हो, तो जैसे अनाधिकृत जो अनुपस्थिति है उनका कारण बताते हुए जो ज्ञापन जो होता है उसे हम कहते हैं स्पष्टीकरण। मतलब कोई चीज के बारे में जानकारी स्पष्टीकरण देना है तो वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। छठा पॉइंट है हमारे पास कार्यालय परिपत्र या सर्कुलर ज्ञापन, जिसे कहते हैं सर्कुलर मेमोरेंडम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो कई कर्मचारी या विभागों में एक साथ सूचना देने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है हमारे पास वो है कार्यालय, जिसमें त्योहार का वाली छुट्टी हो गया या कार्यालय समय हो गया या नया योजना, जो ये सभी चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास है कार्यालय ज्ञापन का। देखिए नमूना मांगे गए सवाल में उसका यहाँ बताया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ कार्यालय मान लीजिए ऑफिस है हमारे पास, जिला शिक्षा कार्यालय पटना, ठीक है। ज्ञापन संख्या ये रहा हमारे पास, दिनांक भी बता दिया गया कि भैया दिनांक ये रहा, ये तीनों बता दिया कि ज्ञापन संख्या कितना नंबर है वो डाल दीजिएगा, दिनांक ये डेट रहा, अपने हिसाब डेट को चेंज के लिए जिस पर पेपर है उसे डाल दीजिएगा। विषय क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन जिस शॉर्ट में एसीआर कहा जाता है, उसको जमा करने संबंधी बोला गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जो वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, ठीक है, जो होता है हमारे पास, उसको दिनांक 25 तक क्या करना, अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रूप से कार्यालय जमा कर दिया जाए। निर्धारित तिथि के बाद प्रतिवेदन जो है वो उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी है वो निर्देश अनुसार अपना अपना प्रतिवेदन जो है समय से पहले ही जमा कर देने बोला गया। हस्ताक्षर यहाँ पर क्या हो रहेगा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका सिग्नेचर रहेगा। प्रति यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी और जितने भी संबंधित के सभी विद्यालय के प्रधान उनको बताया गया। तो ज्ञापन बेसिकली कार्यालय संचार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा होती है। यह संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और औपचारिक तरीके से सूचना अथवा निर्देशों का आदान प्रदान सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञापन संगठन के कार्यों को सुव्यवस्थित, प्रमाणित और प्रभावी बनाते हैं। इस प्रकार ज्ञापन जो है हमारी आधुनिक कार्यालय प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, याद रखिएगा। तो ये था ज्ञापन से जुड़ा हुआ सवाल जो कि पेपर में आपसे 15 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि भैया रिपोर्ट लेखन क्या होता है और रिपोर्ट लेखन की जो प्रमुख विशेषताएं वो बताइए। तो क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, आइए बताने की कोशिश करते हैं। लगभग हमने ये उत्तर आपको 700 शब्दों में बता रहे हैं, क्योंकि ये शब्द जो है बेसिकली आपको 15 नंबर दिलाएगा। तो सबसे पहले आइए भूमिका मानते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पर कि आज की अगर हम बात करें जो सूचना प्रधान हमारा युग है, इस पे रिपोर्ट लेखन जो है बेसिकली संचार की सबसे अगर कहा जाए विश्वसनीय और आवश्यक विधाओं में से एक है। कोई भी घटना है, स्थिति है, समस्या है, दुर्घटना है, उत्सव है, कार्यक्रम है या सामाजिक राजनीतिक गतिविधि है, उनको अगर आपको तथ्यपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से क्या करना है, प्रस्तुत करना है, इसकी जो कला है वो क्या कहलाता है, हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। यानी कोई चीज को आप घटना हो, कहानी हो, स्थिति हो, जो बताने कार्य करता है वो एक रिपोर्ट राइटिंग है, जिसमें पत्रकारिता, प्रशासन से जुड़ा हुआ, शिक्षा, अनुसंधान, व्यवसाय हो गया तथा मीडिया संचार में रिपोर्ट लेखन की भूमिका जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। पाठक किसी भी घटना को क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम तो नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट पढ़ के उस घटना का वो वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। निष्पक्ष रूप से विस्तृत विवरण वो चीज उपलब्ध कराती है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। यानी रिपोर्ट देखिए बेसिकली हमारे पास क्या, जैसे पुलिस में आप पुलिस ने रिपोर्ट बनाया, भैया रिपोर्ट में क्या है, उनसे जुड़े हुए जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्यों की सही जानकारी, कोई सही आंकड़ा, वो सभी चीजें इसमें शामिल किया जाता है। जिससे देखिए जब मान लीजिए कोर्ट के जज भी पढ़ेंगे फैसला देने के लिए, तो उन सब चीजों को पढ़ के बेसिकली क्या कर सकते हैं, आइडिया को मान सकते हैं कि हाँ ऐसा अच्छा हो सकता है। अब इस रिपोर्ट लेखन का अर्थ के बारे में बात करें, यानी मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट का अर्थ है किसी घटना का सटीक, प्रामाणिक और क्रमबद्ध विवरण रिपोर्ट लेखन कहलाता है। तो रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया जिसमें लेखक या फिर जो रिपोर्टर है किसी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है तथा इकट्ठा करता है, उनसे संबंधित सूचनाओं को विश्लेषित कर
उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखित रूप से क्या करता है, प्रस्तुत करने का कार्य करता है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं, यह तथ्यात्मक होती है, यहाँ पर कल्पना या भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं होता, मतलब जो भी चीज़ें फैक्ट वाइज होना चाहिए, आपकी भावना यहाँ कोई काम का नहीं आता है। लेखन पूरी तरीके से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाए। रिपोर्ट पाठक को घटना का एक दृश्य उसके सामने प्रस्तुत करने से अनुभव कराए, यानी उस रिपोर्ट को पढ़ के उनके सामने कैसा लगे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो चीज़ को वो फील कर सके, बेसिकली रियलाइज कर सके। तो रिपोर्ट निर्णय जो है नीतियां और आगे के प्रक्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करने का यहाँ पर कार्य करती है हमारे पास। तो इस प्रकार रिपोर्ट घटनाओं को प्रामाणिक लेखा जोखा होता है, जो किसी भी संस्था, संगठन या समाज को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग उसमें सबसे फेमस है, देखिए हमारे पास समाचार रिपोर्ट, जिसे न्यूज रिपोर्ट कहते हैं। तो सामाजिक रिपोर्ट पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। इसमें कोई घटना या फिर दुर्घटना, राजनीतिक गतिविधि, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक मुद्दों पर या तथ्यात्मक जो विवरण है वो सभी चीजें इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अखबार, टीवी चैनल, रेडियो, सामाजिक पोर्टल में प्रकाशित अधिकांश सामग्री जो है वो सामाजिक रिपोर्ट के अंतर्गत ही आते, याद रखिएगा। अब इसका देखिए कुछ मूल उद्देश्य होगा, जैसे जनता को क्या करना है, तेजी से या फिर सही जानकारी, सटीकता जानकारी और प्रामाणिक सूचना देने का कार्य करता है समाचार रिपोर्ट। साथ ही साथ घटनाओं की वास्तविक स्थिति की यहाँ प्रस्तुत करने कार्य करता है, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने कार्य करता है, पाठक को निर्णय लेने के लिए योग्य बनाने कार्य करता है, यानी ये चार चीजें करने में महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता में अक्सर कहा जाता है कि रिपोर्टर जो है वो जनता की आंख और कान होता है, अर्थात वो जो लिखता है और जो उसे सुना या देखा वो सत्यापित किया हो, ये बताया जाता है। अब इस समाचार रिपोर्ट की देखिए कुछ विशेषताएं, जैसे पहला, तथ्यपरकता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ, यानी फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। समाचार रिपोर्ट का पहला गुण होता है वो तथ्यपूर्वक रिपोर्ट होना चाहिए, जिसमें उनमें अनुमान, अतिशयोक्ति, कल्पना होनी चाहिए, व्यक्तिगत राय शामिल नहीं होना चाहिए। देखिएगा, रिपोर्टर को जो तथ्य मिले वही प्रस्तुत की जानी चाहिए। घटना का विवरण जो होना चाहिए, वर्णन है, वो भावुकता से नहीं, पक्षपाती भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 5W, 5W क्यों लिखा हुआ बताता हूँ, और एक H लिखा हुआ है। देखिए रिपोर्ट जो है 5W काम करता है। पहले व्हाट क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु किसके साथ हुआ, वाई क्यों हुआ, और एच हाउ कैसे हुआ, यानी क्या, कब, कहाँ, किसके साथ, क्यों और कैसे हुआ। ये 6 चीज में बेसिकली रिपोर्ट हमारा काम करता है, याद रखिएगा। और इसका जो शैली होता है वो उल्टा पिरामिड शैली होता है, यानी सामाजिक पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी दी जाती है वो कम महत्वपूर्ण बातें याद में लिखी है, जैसे जो भी ऊपर लिखा था मुख्य समाचार, मध्य में तथ्य विवरण, और नीचे जो लिखा जाता है उसके पृष्ठभूमि और कम महत्व की, मतलब ऊपर पढ़ के भी जानकारी ले सकते हैं। इस शैली में पाठक तुरंत मुख्य बात समझ लेता है, संपादक आवश्यकता अनुसार नीचे की जानकारी काट सकता है और समय स्थान दोनों बच जाते हैं। इसमें सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार की जो भाषा है वो सीधी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, समझने में आसानी होनी चाहिए। पत्रकारिता में अत्यधिक साहित्यिक भाषा का जो उपयोग है वो नहीं होना चाहिए। हर वाक्य छोटा लेकिन प्रभावी होना चाहिए, इस बात का यहाँ ध्यान रखना चाहिए। इसमें शीर्षक यानी हेडलाइन का महत्व होना चाहिए हमारे पास। देखिए समाचार का जो बेसिकली शीर्षक है या जो आकर्षक है वो सारगर्भित होता है, और घटना का देखिए जो भी सार होता है उसे प्रस्तुत करने वाला होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, तेज बारिश से शहर ठप हो चुका है, विद्यालय में विज्ञापन मेले का उद्घाटन हुआ। शीर्षक ही पाठक को पूरे समाचार की ओर आकर्षित कर सकता है। विश्वसनीय स्रोतों को यहाँ जो भी बसीली जानकारी मिल रहा है उसमें जो स्रोत होना चाहिए वो विश्वसनीय होना चाहिए, जैसे प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, सरकारी अधिकारी होना चाहिए, अधिकृत संस्थाएं होने, दस्तावेज से ली जा सकती है। अफवाह ये जो अपुष्ट जानकारी उसको यहाँ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, मतलब रिपोर्टर किसी घटना का पक्ष नहीं देता, टिप्पणी नहीं करता, वो उपदेश नहीं देता, आलोचना या प्रशंसा नहीं करता, सिर्फ जो तथ्य वो प्रस्तुत करता है, अपनी व्यक्तिगत राय शामिल नहीं करता। ये सबसे बड़ा कार्य होता है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ विवरण और सटीक आंकड़े, यानी समाचार रिपोर्ट में तारीख, समय, संख्या, स्थान, व्यक्तियों का नाम आदि बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत आंकड़े रिपोर्ट की विश्वसनीयता को खत्म कर सकते हैं। घटना का प्रत्यक्ष और जीवंत विवरण होना चाहिए। रिपोर्ट इस तरह लिखी जाती है कि पाठक को लगे कि वो घटना वही मौजूद होकर देख रहा है, जैसे तेज धमाके के बाद लोग बाहर भागे। इसमें रिपोर्टर रोचक और प्रभावी तरीके से बनाता है। ताजगी और नवीनता होनी चाहिए, याद रखिए, यानी टाइमलाइंस होना चाहिए। समाचार तभी समाचार जब वो नवीन हो, मतलब नया है। पुरानी घटनाओं का रिपोर्टर साहब मूल्य नहीं होता, इसलिए मीडिया तेजी से काम करता है, सबसे पहले सबसे सटीक। और निष्कर्ष में अगर हमको लेके जाए तो समाज में स्पष्ट है कि रिपोर्ट लेखन जो है संचार की एक आवश्यक और प्रभावी विधा होती है। विशेष रूप से अगर हम देखें
तो सामाजिक जो समाचार रिपोर्ट है वो समाज को सूचना, जागरूकता और दृष्टि प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है हमारे पास। इसकी जो मूल पहचान और जो हमारे पास कहा जाए तथ्यपरक, संक्षिप्त, निष्पक्ष और व्यवस्थित स्वरूप में निहित अर्थ होता है। पत्रकारिता में रिपोर्ट लेखन न केवल पेशेवर कौशल है, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है, क्योंकि एक सटीक रिपोर्ट समाज की जो सोच है उसको बदल कर रख सकता है। याद रखिए ये खासियत होता है हमारे पास। तो ये दो सवाल